हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था क्या, हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करते हैं तो हम इसको आज थोड़ा यहाँ ब्रीफ करते हैं। ब्रीफ करने पे आप क्या देखोगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें हम लोगों ने पहले भी इस बात को पढ़ा है। Two events are involved. First is gametogenesis and second is gamete transfer. Gamete transfer. तो हमने स्टार्ट किया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस में वन बाय वन हमारा पर्पस है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, मेल गैमेट के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया। क्या, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हमने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज व्हाट, द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज स्टैमेन एंड स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। और हमने जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि एंथर इज द मेन पार्ट ऑफ स्टैमेन। तो फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, कि जब तक आप इसे एक जगह समराइज नहीं करोगे, चैप्टर लंबा आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हम बार बार आपको यहाँ फोकस नोटिस करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ फोकस करो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझने के लिए इन सर्टेन पॉइंट्स को, सर्टेन टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो हम क्लियर कर चुके हैं। Our second topic is what, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो भी हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को थोड़ा हम यहाँ डिटेल में देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू फॉर्म हुआ था। ओके, फिर हमने देखा कि इस माइक्रोस्पोर के साथ यूबिस बॉडी आके अटैच हो गया, है ना। और यूबिस बॉडी इज अ स्पोरोपोलिनिन कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्पोरोपोलिनिन कोटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर secreted by tapetum. At the time of degeneration of tapetum, Ubis body is produced. The Ubis bodies are produced. तो फिर आप यहाँ पे देखोगे इस माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है, तो हमने आपको सिखलाया कि इस माइक्रोस्पोर के ऊपर एक लेयर आके अटैच हो जाता है, इसका नाम है इंटाइन, और एक और अनदर लेयर आके अटैच हो जाता है जिसका क्या नाम है, एक्साइन। इस स्ट्रक्चर को यहाँ हम देखते हैं। यहाँ देखो, हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। ये क्या है हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज अ सेल एंड द आउटर कवरिंग ऑफ सेल इज हियर व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। This microspore is surrounded by two layers. The inner layer is known as intine and outer layer is known as exine. The inner layer intine is composed of pectin and cellulose. Due to this reason, this is called pectocellulose. ये क्या कहलाएगा, pectocellulose. Another, the outer layer is called exine. Exine is composed of sporopollenin or cutin. Exine is the outer layer of pollen grain and composed of sporopollenin और cutin. तो हमने देखा कि किस तरह से माइक्रोस्पोर जो है वो डेवलप हुआ। किसमें डेवलप हो रहा है, तो माइक्रोस्पोर इज डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब इन सब बातों को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा आपको समझाया था, फिर यहाँ जरा डिटेल में देख लेते हैं। ये था हमारा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब इस माइक्रोस्पोर पे हमने कोटिंग कर दी, किसकी कोटिंग कर दी, टू लेयर्स की, वन इज इंटाइन, अनदर इज एक्साइन। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना क्योंकि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब बात आती है, अगर हम बात करते हैं एक्साइन की, तो एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड स्पोरोपोलेनिन इज अ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। कोई एंजाइम, कोई भी मॉलिक्यूल इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होता है। कौन, स्पोरोपोलेनिन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन।
Just below this outer layer, another layer is present called intine. This intine is not composed of sporopollenin, but this intine is composed of pectin and cellulose. ये composition आपको ध्यान में रखना होगा. फिर next point हमारा क्या आता है, ये जो स्पोरोपोलेनिन है, अब नाउ दिस माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड व्हाट, पोलन ग्रेन. अब ये माइक्रोस्पोर क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन. अब आप क्या देखोगे, ये जो एग्जाइन है इस पोलन ग्रेन में एट सर्टेन प्लेसेस, ये एग्जाइन जो है या तो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है. कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, या फिर पूरा का पूरा एब्सेंट हो जाता है. थिन हो जाता है कहने का मतलब कि वहाँ पे जो स्पोरोपोलेनिन है उसका डिपोजिशन एब्सेंट हो जाता है. अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये इस जगह से स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन एब्सेंट क्यों हो गया, या फिर यहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट क्यों है. तो हम आगे पढ़ेंगे इससे क्या कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एंड दिस पॉलन ट्यूब अराइजेस फ्रॉम a pod-like structure called germ pore. So this hole is called here what? Yeah, this pod-like structure is called germ pore. How this germ pore is formed? So the germ pore is formed due to either complete absence of exine or thinning of exine. या तो exine उस जगह पे thin हो जाएगा या फिर कंप्लीट एब्सेंट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे बस कि जर्म पोर क्या है. आगे हम डिस्कस करेंगे ये किस तरह से यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है. तो आप फिर से देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर. आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन and inner layer is called intine. Outer layer is composed of sporopollenin and cutin. Sporopollenin is a non-biodegradable substance not degraded by any type of enzymes or any type of material. फिर इंटाइन की बात करते हैं तो ये कैसा है, पेक्टिन एंड सेलुलोज का बना हुआ है. फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आप क्या देखोगे, ये जो पॉलन ग्रेन है ये हमने कहाँ देखा, हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन. तो हमारा ये जो थर्ड टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया. क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर. थोड़ा सा अगर डिटेल में और देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पॉलन ग्रेन है ये आप देखोगे क्या, ये तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया. यहीं पे हम देखते हैं अभी इसके पास एक न्यूक्लियस है. ठीक है, फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा और ये जो एक न्यूक्लियस का बना हुआ है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा. वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर इज जनरेटिव. ठीक है, वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर इज जनरेटिव न्यूक्लियस. तो इसको हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो इसलिए अभी हमने बस बताया कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर. मिस एंथर का डेहिसेंस होना. ठीक, तो एंथर का डेहिसेंस होने के लिए तुम देखोगे कि आखिर एंथर का डेहिसेंस कब होगा. तो यहाँ हम सीखेंगे, जैसा कि हमने बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में चलो देख ही लेते हैं इसको, फिर आगे भी देख लेंगे, क्योंकि अगर इसको थोड़ा यहाँ समझ लेंगे तो डेहिसेंस को समझने में आसानी होगी हमें. ये जो हमने बताया वन न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करता है और डिवाइड करके कभी भी डिवीजन होता है तो हमें पता है कि जब डिवीजन होता है माइटोसिस तो वहाँ पे क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा देन साइटोकाइनेसिस होगा. तो बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस वन न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यूक्लियस. तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, पॉलन ग्रेन का जो एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड करके यहाँ दो न्यूक्लियस बनाया, जिसमें कि एक का नाम हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस and another is known as generative nucleus. Another is known as generative nucleus. After karyokinesis, cytokinesis occurs. पता है ना, सेल डिवीजन होने के लिए पहले karyokinesis होता है, फिर क्या होता है, cytokinesis. तो आप क्या देखोगे कि साइटोकाइनेसिस जो यहाँ पे होगा, साइटोकाइनेसिस तो होगा बट अनइक्वल होगा. अनइक्वल कहने का मतलब कि ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इसके पास कुछ कम साइटोप्लाज्म जाएगा और इसके कंपैरिजन में इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होगा.
ड्यू टू दिस रीजन हम इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। कैसा डिवीजन बोलते हैं? अनइक्वल डिवीजन। नाउ आफ्टर साइटोकाइनेसिस दिस इज नॉट कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड दिस वन इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। तो इस तरह से एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल हो गए? 2। वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर इज generative cell. Now this pollen grain is called two-celled stage. ये क्या कहलाएगा? ये pollen grain किस स्टेज में है? two-celled स्टेज में। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से this is the structure of pollen grain and pollen grain developed and formed what? two-celled stage pollen grain। कैसे? तो हमने बताया firstly the nucleus of pollen grain divide by the process of karyokinesis and form two nucleus, one is vegetative, another is generative. After this the karyokinesis, cytokinesis occurs and two types of cells are formed, but here the cytokinesis is unequal, means vegetative cells के पास amount of cytoplasm ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने सेल्स हो गए? 2। वन इज वेजिटेटिव एंड अनदर इज जनरेटिव। फिर हम बात करते हैं, तो हमें पढ़ना है, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्या, और हमेशा इससे सवाल भी आते हैं कि मोस्टली पॉलन ग्रेन जो होता है, ये पॉलन ग्रेन क्यों बनाया जा रहा है? तो पॉलन ग्रेन जो है क्या ये मेल गैमेट है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बच्चों अपना क्लियर करो। पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। pollen grain is a male gametophyte, means it helps in production of male gamete। ये किस में मदद करेगा? मेल गैमेट बनाने में। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि जब हमारा पर्पस क्या है? फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए ये पॉलन ग्रेन सेड करेगा। कहाँ सेड करेगा? तो फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे, और फीमेल पार्ट क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल के स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन सेड करेगा और वहाँ जाके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और देन इनसाइड द पिस्टिल ओव्यूल क्या था? तो फीमेल गैमेट मेल गैमेट फ्यूज करेगा। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन है मोस्टली स्टिग्मा पे इसी स्टेज में सेड करता है। इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म बोला जाता है कि इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म ये जो पॉलन ग्रेन है वो 2-सेल्ड स्टेज में सेड करता है, और रेस्ट जो 40% है उसके केस में पॉलन ग्रेन 3-सेल्ड स्टेज में सेड करता है। तो जब हमने 2-सेल्ड स्टेज समझ लिया तो फिर यहाँ हम 3-सेल्ड स्टेज भी डिस्कस कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने बताया कि अभी ये कितने सेल्ड स्टेज में? 2-सेल्ड स्टेज में। तो 3-सेल्ड स्टेज होने के लिए क्या होगा? ये जो वेजिटेटिव सेल है वो तो वैसा ही रह जाएगा। जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके और यहाँ पे दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। हमने क्या बोला? वेजिटेटिव सेल में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, और जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। नाउ दिस पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड 3-सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन। तो 40% एंजियोस्पर्म के केस में हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो इस स्टेज में सेड करेगा। किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन 60% के केस में हमेशा वो 2-सेल्ड स्टेज में ही सेड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपके ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा थर्ड टॉपिक था इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो कंप्लीट हुआ। क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। अब जब पॉलन ग्रेन तैयार हो चुका है, कहाँ पॉलन ग्रेन तैयार हो रहा है? इनसाइड द पॉलन सैक। तो अब इसका क्या होगा? डेहिसेंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो चलिए, डेहिसेंस ऑफ एंथर कब होगा? डेहिसेंस ऑफ एंथर के टाइम आप क्या देखोगे कि ये जो एंथर है वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है। फुल्ली मैच्योर्ड कहने का क्या मतलब है? आपने देखा है कि एंथर का जो वॉल है उसमें 4 लेयर होते हैं ना, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम।
तो यहाँ पे देखोगे कि फुल्ली मैच्योर केस में आपको ये जो वॉल है इसमें दो ही लेयर दिखेंगे, आउटर इज व्हाट एपिडर्मिस एंड just below the epidermis endothelium is present. Middle layer and tapetum is disappear. Middle layer और tapetum क्या हो जाता है, disappear हो जाता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि जब एंथर फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है तो वो कितने वॉल का बना होता है, 2 लेयर्स का, आउटर इज epidermis and inner is endothelium. Tapetum and middle layer are completely degenerated. तो ये हम देख रहे हैं फुल्ली मैच्योर्ड एंथर का डायग्राम। फिर एक और मॉडिफिकेशन, यहाँ आपको एक और चेंज दिखेगा। क्या चेंज दिखेगा, वहाँ आपने देखा था ये सैक्स अलग अलग थे, वन लोब कंसिस्ट ऑफ 2 सैक और 2 सैक के बीच में स्टेराइल टिश्यू था। बट जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है तो इन दोनों सैक के बीच का जो स्टेराइल टिश्यू है वो डीजेनरेट हो जाता है और ये दो नहीं अब एक सैक हो जाते हैं। मींस वन लोब कंसिस्ट ऑफ 1 सैक। कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आप देखो, हमने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में, ये जो इंडोथेसियम है, इंडोथेसियम पे सेलुलोज की और कैलोज बैंड की थिकनिंग होती है, बट एट सम प्लेसेस ये थिकनिंग एब्सेंट होता है एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड स्टोमियम। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि इसी जगह से ये जो एंथर है वो रप्चर करेगा और इसके रप्चर करने के बाद ये जो पॉलन ग्रेन जो इनसाइड द पॉलन सैक फॉर्म हुआ था वो सारे बाहर आएंगे। क्यों बाहर आएंगे, गैमेट ट्रांसफर के लिए। अगर ये बन भी गया और इसके अंदर ही रह गया तो फिर ये किस तरह से फीमेल गैमेट से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और नहीं मिलेगा तो क्या फ्यूजन होगा, नहीं होगा। फ्यूजन नहीं होगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जब फॉर्मेशन के बाद इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे डेहिसेंस होगा और कहाँ से होगा, स्टोमियम से। स्टोमियम क्या था, स्टोमियम इज द प्लेस वेयर cellulose fiber and callose band are absent in endothelium। ठीक है, वहीं से रप्चर किया और इसका डेहिसेंस हुआ। दिस इज कॉल्ड डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो ये हमारा था टॉपिक नंबर 4 इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है वो है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। बच्चों हमने आपको बताया है माइक्रो टर्म मींस मेल, तो मेल गैमेटोजेनेसिस हमने ऊपर भी लिखा है। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 ही इवेंट होगा, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेनली क्या करना है, गैमेट का फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेल गैमेटोजेनेसिस। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आया इसका क्या, मेल गैमेटोजेनेसिस। तो मेल गैमेटोजेनेसिस में आप देखो कि 2 इवेंट आता है, one is pre-pollination development and another is post-pollination development। अभी जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसका स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन का। दिस पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। एंड जब कभी भी गैमेटोफाइट की बात आती है तो गैमेटोफाइट फॉर्म गैमेट। मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ गैमेटोफाइट, द पर्पस ऑफ गैमेटोफाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सो पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमेट, इट इज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और अब ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा। कैसे, ये हमें यहाँ सीखना है। तो उसका कुछ तो हम ब्रीफ देख ही चुके हैं। आप देखोगे ये जो पॉलन ग्रेन है उसमें डेवलपमेंट हुआ। फिर से देखो, ये जो पॉलन ग्रेन है अब इसके पास कितने न्यूक्लियस थे, 1। इसका न्यूक्लियस डिवाइड किया और डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बना, वन इज वेजिटेटिव अनदर इज जनरेटिव। फिर फर्दर ये न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू बना था। अब यहाँ क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस, एंड आफ्टर साइटोकाइनेसिस क्या बन गया, 2 सेल। ये सेल कहलाता है वेजिटेटिव सेल और ये वाला सेल कहलाएगा जनरेटिव सेल। ये सारे डेवलपमेंट कब हो रहा है, पॉलिनेशन से पहले। बच्चों पॉलिनेशन आप समझते हो, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसे यहाँ जरा एक बार स्ट्रक्चर आप देख लो,
ये अगर हम देखते हैं, ये क्या है स्टैमेन, और ये क्या है, ये है हमारा पिस्टिल। तो स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस स्टैमेन के एंथर से, जैसा कि हमने अभी देखा, डेहिसेंस हुआ, किसका डेहिसेंस हुआ, पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन आके सेट किया किसके ऊपर, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। Means transfer of pollen grain from anther to stigma is simply called pollination. डिटेल में पॉलिनेशन आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी यहाँ पहले हम समझ ले पॉलिनेशन। तो यहाँ बोला गया कि हमने जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है उसमें हमें दो इवेंट पढ़ना है। प्री पॉलिनेशन मीन्स पॉलिनेशन से पहले क्या होता है, और दूसरा है पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या चेंज आएगा पॉलन ग्रेन में। तो पॉलिनेशन से पहले ये चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, हमने बताया भी कि मोस्टली कभी भी पॉलन ग्रेन इस स्टेज में सेट नहीं करेगा। पॉलन ग्रेन या तो इस स्टेज में सेट करेगा या फिर इस स्टेज में सेट करेगा। दिस इज कॉल्ड टू सेल्ड स्टेज, जो अभी यहाँ बना हुआ है। दिस स्टेज इज कॉल्ड व्हाट, टू सेल्ड स्टेज। और दूसरा स्टेज क्या होगा, थ्री सेल्ड स्टेज। थ्री सेल्ड स्टेज का भी डायग्राम हमने बनाया है। क्या बताया हमने, थ्री सेल्ड स्टेज के केस में मीन्स जो भी यहाँ ही आप एक बार देख लो, ये वेजिटेटिव सेल है और इस तरह से जनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन हुआ और इसने दो मेल गैमेट बना दिया और फाइनली ये कितने सेल्ड स्टेज हो गए, थ्री सेल्ड स्टेज। तो पॉलन ग्रेन में पॉलिनेशन से पहले जो मॉडिफिकेशन आया वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब हमें पढ़ना है क्या, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या हुआ, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, ये पॉलन ग्रेन एंथर से आया और सेट किया स्टिग्मा के ऊपर। अब इस पॉलन ग्रेन में क्या डेवलपमेंट हुआ, तो आप देखो ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में कितने लेयर्स है, टू, इनर इज इंटाइन, आउटर इज एक्साइन। ये तो क्लियर है। आप क्या देखोगे कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे सेट करता है तो स्टिग्मा जो है वो वाटर सब्सटेंस रिलीज करता और शुगर रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज किया उसको इसने पॉलन ग्रेन ने एब्जॉर्ब कर लिया, पॉलन ग्रेन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। इसके एब्जॉर्प्शन की वजह से इस पॉलन ग्रेन के अंदर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, प्रेशर फॉर्म हुआ। प्रेशर फॉर्म हुआ तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, तो ये जो पॉलन ग्रेन है यहाँ जहाँ हमने दिखाया है स्पोरोपोलिनिन या फिर एक्साइन लेयर एब्सेंट है, उस जगह पे ये जो इंटाइन है यहाँ से एक ट्यूब के फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है। ये पार्ट क्या कहलाता था, जर्म पोर, और जर्म पोर ही वो पार्ट है जहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्यों जर्म पोर से ही होगा, क्योंकि हमने बताया कि जर्म पोर जहाँ होता है उस जगह पे एक्साइन और स्पोरोपोलिनिन की डिपोजिशन नहीं होती है। तो इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ वो प्रेशर इन टाइम लेके बाहर आता है किसके फॉर्म में, पॉलन ट्यूब के फॉर्म में। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये डेवलपमेंट कब हुआ, आफ्टर सेट अपॉन द स्टिग्मा, मीन्स पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर सेट कर गया, और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर सेट किया तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, पॉलिनेशन। तो अब ये जो इवेंट हुआ ये क्या कहलाएगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। मीन्स ये पॉलिनेशन के बाद हो रहा है, पोस्ट, पोस्ट मीन्स आफ्टर, और पॉलिनेशन तो भी हमने आपको समझाया। तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या हुआ फिर से, तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे सेट करता है तो वो सर्टेन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करता है, and due to the absorption of substances a pressure is exert inside the pollen grain। और ये जो प्रेशर इनसाइड द pollen grain फॉर्म हुआ वो प्रेशर किस फॉर्म में बाहर आएगा, तो जर्म पोर्स के रास्ते वहाँ पे इन टाइम जो है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या होगा, थोड़ा सा इसका बड़ा डायग्राम बना के हम लोग देख लें।
एंथर से पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे सेट किया, ठीक है। सेट करने के बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ? पॉलन ट्यूब का। क्या होगा अब यहाँ पे? तो आप स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में फिर से हम उसी डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्या डेवलपमेंट हुआ था? एक बना था जनरेटिव सेल और दूसरा बना था वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ से पॉलन ट्यूब अराइज होगा, ठीक है ना। पॉलन ट्यूब जो अराइज होगा तो आप क्या देखोगे कि पॉलन ट्यूब अराइज होने से पहले ये जो अभी कॉर्नर से टच होके बैठा हुआ है कौन? जनरेटिव सेल। अब इस कॉर्नर को छोड़ के और ये स्पिंडल सेप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्पिंडल सेप्ड। और स्पिंडल सेप्ड होके ये जनरेटिव सेल भी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करने लगेगा। फिर से, पहले जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल अलग अलग थे, अब ये जो जनरेटिव सेल है वो भी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करने लगेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कौन सा स्टेज था? टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। मोस्टली इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन सेट करता है। कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर। अब क्या होगा, ये जो जनरेटिव सेल है ये फ्लॉट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये वेजिटेटिव सेल नीचे की तरफ आ जाएगा। वेजिटेटिव सेल आ गया नीचे की तरफ और जनरेटिव सेल चला गया ऊपर। ये जो वेजिटेटिव सेल है यहाँ जर्म पोर से जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ उस पॉलन ट्यूब में डायरेक्टली नीचे आके बैठ जाएगा। वेजिटेटिव सेल को हम रेड मार्कर से यहाँ दिखलाते हैं। ये हो गया आपका वेजिटेटिव सेल जो कि आके पॉलन ट्यूब में नीचे बैठ गया। कोई डिवीजन इसमें नहीं हुआ फर्दर। लेकिन ये जो जनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवाइड करके और यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन किया एंड दिस सेल्स आर नोन एज मेल गैमेट। ये किसके नाम से जाने जाते हैं? मेल गैमेट्स के नाम से। कैसा डिवीजन हुआ जनरेटिव सेल में? माइटोसिस। जनरेटिव सेल का भी नेचर क्या था? एन, क्योंकि पॉलन ग्रेन का नेचर एन। ड्यू टू दिस रीजन वेजिटेटिव सेल भी कैसा नेचर का होगा? एन। जनरेटिव सेल भी किस नेचर का होगा? एन, ठीक है। फिर से after formation of pollen tube, vegetative cell directly go inside the tube. Due to this reason, this vegetative cell is also known as tube cell. Vegetative cell is also known as tube cell. और ये जो है ये कौन सा सेल है? ये है हमारा जनरेटिव सेल। This generative cell further divide mitotically and form two male gametes. अब ये दोनों मेल गैमेट्स भी फर्दर कहाँ आ जाएंगे? तो इसी ट्यूब में आ जाएंगे, ठीक। ये जो मेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल इन नेचर होता है। दिस मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर। ड्यू टू दिस रीजन इसे किसकी जरूरत होती है? ट्यूब की। क्यों? तो फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचने के लिए। डायरेक्ट मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये किसके थ्रू पहुंचता है? ट्यूब के थ्रू पहुंचता है। और इस तरह से इसका कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? ट्यूब के थ्रू। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम साइफोनोगैमी बोलते हैं। साइफोन, साइफोन टर्म का मतलब होता है ट्यूब। तो यहाँ पे गैमेट का कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? साइफोन के थ्रू हो रहा है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड साइफोनोगैमी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फिर से हमने गैमेटोजेनेसिस में, मेल गैमेटोजेनेसिस में दो इवेंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट इज प्री पॉलिनेशन एंड सेकंड इज पोस्ट पॉलिनेशन। मतलब एक मिस गैमेट में के फॉर्मेशन में पॉलिनेशन से पहले क्या चेंज आया और दूसरा पॉलिनेशन के बाद क्या चेंज आया। तो इस तरह से बच्चों फाइनली हमने यहाँ पे दो मेल गैमेट तैयार करके रख लिया। हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने का पर्पस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। पर आप यहाँ फोकस करो एक बात पे, गैमेटोजेनेसिस तो हुआ बट गैमेटोजेनेसिस से पहले क्या हुआ? स्पोरोजेनेसिस। तो अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन को चाहें तो 3 इवेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्पोरोजेनेसिस, सेकेंड इज गैमेटोजेनेसिस एंड थर्ड इज गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हमने बोला हम चाहें तो इसे 3 इवेंट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज स्पोरोजेनेसिस, सेकेंड इज गैमेटोजेनेसिस एंड थर्ड इज गैमेट ट्रांसफर। तो हमने पहले मेल स्पोरोजेनेसिस किया, फिर मेल गैमेटोजेनेसिस किया। अब हमारा पर्पस क्या होगा? फीमेल स्पोरोजेनेसिस मीन्स मेगा स्पोरोजेनेसिस, देन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फिर जब दोनों गैमेट फॉर्म हो जाएगा तो हमारा पर्पस होगा गैमेट ट्रांसफर, एंड हियर गैमेट ट्रांसफर इज नोन एज पॉलिनेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज हियर नोन एज गाइनोइसियम, गाइनोइसियम, and the unit of gynoecium is known as pistil. The unit of gynoecium is known as pistil or carpel, ठीक है। गाइनोसियम के यूनिट को हम क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे या फिर कार्पेल बोलेंगे। जैसा कि हमने वहां पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन is known as androcium and the unit of androcium is known as stamen. तो here the unit of gynocium is known as pistil or carpel. आप यहाँ देखोगे some gynocium are monocarpellary in nature, monocarpellary in nature and some are multicarpellary in nature. मतलब कुछ गाइनोसियम में 1 कार्पेल होते हैं और कुछ में बहुत सारे होते हैं। तो जब मल्टी कार्पेलरी की बात आती है तो यहाँ 2 कंडीशन आता है। वन इज एपोकार्पस एंड अनदर इज सिनकार्पस। मीन्स अगर कार्पेल फ्री हो तो ये क्या कहलाएगा? एपोकार्पस कंडीशन, और अगर फ्यूज्ड हो तो क्या कहलाएगा? सिनकार्पस। मीन्स हेयर कार्पेल आर फ्री एंड कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। तो ये सारे टर्म ध्यान में रखना क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी हैं जिस पे हमें फोकस करना। तो फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज नोन एज गाइनोइसियम। गाइनी टर्म का मतलब होता है फीमेल, एंड द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज व्हाट? पिस्टिल और कार्पेल. In some gynosium, only 1 carpel is present. This condition is known as monocarpellary, and if more than 1 carpel or pistil is present, then this condition is known as multicarpellary. In multicarpellary conditions, some gynosium are free, so this is known as apocarpus condition, and if gynosium are fused, then this is known as what? Syncarpus condition. अब मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव। जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सर्टेन टॉपिक्स में क्लासिफाइड किया था, वैसे ही हम यहाँ भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सर्टेन टॉपिक्स में क्लासिफाइड करते हैं। तो आप देखो फर्स्ट क्या होगा, जब कभी भी बात आएगी तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो फीमेल रिपोर्ट जिस तरह से हमने मेल वाले में स्ट्रक्चर किसका ये डिस्कस किया था, तो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एंथर का। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ओव्यूल का। किसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि द फीमेल, सबसे पहले हम पिस्टल की बात कर लें।
This is the structure of pistil. Pistil consists of three parts. The basal swelling part is known as ovary. A thin, narrow tube-like structure is known as a style, and a landing platform, free end of pistil, is known as stigma. मेल के केस में हमने पढ़ा था the male reproductive organ is what? Stamen, and stamen consists of anther and filament. Like here, female reproductive organ is pistil, and pistil consists of three parts: ovary, style, stigma. कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब जिस तरह हमने बोला था कि the main part of stamen is what? Anther. Like here, the main part of pistil is known as ovary. Is known as ovary. Inside the ovary, ovule is present. Inside the ovary, what is present? Ovule. तो अब आप यहाँ पे देखो, this ovule is known as megasporangium. Very important point. Ovule is known as megasporangium. In case of male, inside the anther, microsporangium is present, and here ovule is known as megasporangium. That means what? Megaspores are formed inside the megasporangium. And what is megasporangium? Megasporangium is ovule. So ये point हमें ध्यान में रखना है कि ovule, inside the ovule megaspore is formed. तो सबसे पहले हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे? हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम. ओव्यूल की अगर हम बात करते हैं, in case of angiosperm, ovule is bitegmic in nature. What is the meaning of bitegmic? Bitegmic का मतलब होता है कि ovule is enclosed by two intubements. Outer is known as outer intubement, and this one is known as inner intubement. Just below this intubement, what is present? Nucellus is present. Nucellus is also mass of homogeneous cell. Nucellus किसका बना हुआ है? Mass of homogeneous cells. Homogeneous meristematic cell. Nucellus is composed of mass of homogeneous meristematic cell. आपको पता होना चाहिए ये जो ओवरी है, इनसाइड द ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है. तो ओव्यूल हमने 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था. ओव्यूल जो है वो ओवरी से किसके थ्रू अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है. किसके थ्रू अटैच्ड होगा? बाय द प्लेसेंटा. ठीक है. अब ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी जो है वो ओव्यूल से अटैच है. तो ओव्यूल के पास आप इस डायग्राम को एक बार देखो. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर अटैच्ड. ये प्लेसेंटा है, ओवेरियन लोक्यूल, एंड यहाँ ओव्यूल इसके साथ. दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. Ovule is attached with placenta with the help of a stalk-like structure called funicle. So this is the structure of funicle.
ये किसका स्ट्रक्चर है? फ्यूनिकल का। एंड दिस फ्यूनिकल अटैच्ड विथ ओव्यूल एट अ प्लेस, this place is called, the point of attachment is called hilum. means फ्यूनिकल ओव्यूल को जिस पॉइंट पे अटैच करेगा, टच करेगा, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाएगा? हाइलम कहलाएगा। ठीक है, फिर से ovule in case of angiosperm, ovule is bitegmic in nature, but it means it consists of two intubement, outer and inner. Just below it, mass of homogeneous cells are present called nucellus. क्लियर है? फिर हमने बोला कि ovule is attached with ovary with the help of placenta. A stalk-like structure is present. This stalk-like structure is called funicle. Funicle touch placenta at some place. वो place क्या कहलाएगा? हाइलम. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? हाइलम कहलाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखोगे कि इंट्यूबमेंट पूरे के पूरे ओव्यूल पे प्रेजेंट है, बट सम प्लेस पे ये इंट्यूबमेंट एब्सेंट होता है, और ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा micropyle. Just opposite the micropylar end, what is present? Chaliza is present. तो this is the structure of ovule. अब ovule different types of है, पहले ये डिटेल में पढ़ना था, अब हमें उतना नहीं पढ़ना है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, एट्रोपस ओव्यूल, बट हियर वी ओनली डिस्कस अबाउट एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ जो हमने डायग्राम बनाया ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल का है। एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के केस में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें एनाट्रोपस ओव्यूल डिस्कस करना और इसका नाम जानना जरूरी है। ये किस टाइप का ओव्यूल है? एनाट्रोपस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बोला गया कि एनाट्रोपस ओव्यूल, माइक्रोपाइल एंड चैलिजा ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो और 180 डिग्री पे इसका बॉडी जो है वो टर्न करता है, तो हमें ध्यान में रखना है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे थे? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल डिस्कस कर लिया, तो अब हम यहाँ क्या डिस्कस करेंगे? तो आप पहले एक बार स्ट्रक्चर, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें वो है डेवलपमेंट ऑफ ये था हमारा मेगास्पोरेंजियम। जब मेगास्पोरेंजियम हो गया तो मेगास्पोरेंजियम का पर्पस क्या है? तो मेगास्पोरेंजियम में हमें मेगास्पोरोजेनेसिस कराना है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में आप क्या देखोगे? मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ होगा? कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा मेगास्पोरेंजियम के अंदर। व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम? ओव्यूल। तो ओव्यूल का कौन सा पार्ट है जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा? तो आप यहाँ देखो, ओव्यूल का जो न्यूसेलस होता है वो किसका बना हुआ है? मास ऑफ होमोजेनस सेल, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में पढ़ा था, सेम वैसा ही कुछ होगा। इस मास ऑफ होमोजेनस सेल्स में से एक सेल जो कि मोस्टली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है वो इनलार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल इनलार्ज होकर, इस डायग्राम को फिर से यहाँ एक बार ड्रॉ कर लें। ये है न्यूसेलस, inside the nucellus mass of homogeneous cells are present। और अब आप यहाँ देखोगे इस mass of homogeneous cell में one cells become enlarged and now this cell is known as archisporial cell।
आर्कीस्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड पेरिक्लाइनली। फिर से यहाँ पे आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो कैसे डिवाइड करेगा? पेरिक्लाइनली डिवाइड करेगा और ये टू टाइप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेगा। वन इज नोन एज प्राइमरी parietal cell and another type of cell is known as primary sporogenous cell. प्राइमरी parietal cell, फिर से जैसा कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि प्राइमरी parietal cell helps in the formation of wall of anther, तो यहाँ भी ये वॉल बनाने का काम करेगा एम्ब्रियो सैक का। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा और ये फर्दर डेवलप होके बनाएगा स्पोरोजिनस सेल। दिस स्पोरोजिनस सेल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल किस डिवीजन के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। मेगा वहां पे एमएमसी का मतलब था माइक्रोस्पोर मदर सेल, हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे ये क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। दिस मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। एंड आफ्टर मियोसिस फॉर्मेशन होगा किसका? मेगा स्पोर्स का। ये जो मेगा स्पोर्स होंगे वो यहाँ पे लीनियर मैनर में फॉर्म होंगे, 1 2 3 and 4। ठीक है, one megaspore mother cell divide meiotically and form 4 megaspore। इसमें जो नीचे वाला मेगास्पोर होगा मीन्स बेसल, इसको बोला जाता है ये चैलिजन मेगास्पोर है। ये एक मेगास्पोर बस फंक्शनल रहेगा, बाद बाकी ऊपर वाले ये 3 मेगास्पोर्स एबॉर्टेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एबॉर्टेड हो जाएंगे मीन्स डीजेनरेटेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। सिर्फ एक और एक फंक्शनल रहेगा। कौन सा? चैलिजन एंड पे जो मेगास्पोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर से हमने ऐसा ही कुछ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी पढ़ा था, सेम वैसा ही यहाँ पे मेगा में भी पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये मास ऑफ होमोजेनस सेल एंथर में था, यहाँ पे कहाँ है? न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो आर्की, इसमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड किया, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाया। दिस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म स्पोरोजिनस सेल। This sporogenous cell divide mitotically and form megaspore mother cell. This megaspore mother cell divide meiotically and form 4 megaspore, जिसमें से एक मेगास्पोर जो है वो क्या हो जाता है? फंक्शनल रहता है, बाद बाकी 3 के 3 एवॉर्टेड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? अगर कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है कि वन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हाउ मैनी फंक्शनल माइक्रोस्पोर, या फिर आप ऐसे सोचो वन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हाउ मैनी माइक्रोस्पोर्स, तो आपका जवाब होगा 4, है ना। वैसे ही पूछा जाए वन मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हाउ मैनी मेगास्पोर, तो आपका जवाब होगा 4। ये बिल्कुल सही जवाब है। बट अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा दें कि वन माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हाउ मैनी फंक्शनल माइक्रोस्पोर, तो तब भी आपका आंसर सेम होगा, क्या? 4। बट मेगास्पोर के केस में कि वन मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हाउ मैनी फंक्शनल मेगास्पोर, तो आपका आंसर होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि फॉर मेगास्पोर तो 4 बनाता है लेकिन फंक्शनल कितना होता है? 1। तो ये मतलब माइन्यूटली कभी कभी इस तरह से हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो ये सिली मिस्टेक है, इस पर आप ध्यान देना। जैसे ही फंक्शनल टर्म लगाया हमारा आंसर होगा 1, लेकिन सिंपली अगर मेगास्पोर पूछता है तो हमारा आंसर होगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, जो हमने क्लियर किया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे किसका फॉर्मेशन किया? मेगास्पोर्स का। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर।
थर्ड टॉपिक हमारा क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखो इसी से राइज करता है। जैसे क्वेश्चन होता है फॉर मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट दो अलग टर्म है। हमारा जब कभी भी कोई मेल गैमेटोफाइट बोले, हमारा जवाब क्या होना चाहिए, पॉलन ग्रेन, ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने लिखा फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी हमने आपको जैसे प्रीवियस ये जो टॉपिक था फर्स्ट टॉपिक, इसमें हमने लिखा था मेगा स्पोरेंजियम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल। तो ये सारे टर्म पे ध्यान दो। तो यहाँ हमने अभी क्या लिखा, फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे कि बाय द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस हमने क्या बनाया, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किया ना। अब इस मेगा स्पोर से हमें क्या बनाना है, फीमेल गैमेट, है ना। किस तरह हमने माइक्रोस्पोर से क्या बनाया था, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन ने फर्दर मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया। इसी रीजन की वजह से पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ हमें क्या बनाना है, मेगा स्पोर से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है। तो आप देखो ये है मेगास्पोर। मेगास्पोर का नेचर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्म हुआ, एन होगा। मेगास्पोर जो है ये फर्दर डिवाइड करेगा, किस डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, और ये फॉर्मेशन करेगा कितने सेल्स का, 2 सेल का। फिर इसमें फर्दर डिवीजन होगा, 2 से कितने सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 का। फिर फर्दर डिवीजन होगा, 4 से फॉर्मेशन होगा 8 सेल का। तो ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब इनसाइड द ओव्यूल हो रहा है। ओव्यूल में भी कहाँ हो रहा है, तो आप देखो फिर से हम एक बार जरा यहाँ ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ कर लें। आपने देखा ये न्यूसेलस था, न्यूसेलस जो है यही न्यूसेलस के सेल्स डिवाइड किए हैं, और डिवाइड करके इसने बनाया प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिसमें कि ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है इसने बना दिया वॉल, ठीक है। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था उससे जनरेट हुआ मेगास्पोर। मेगास्पोर पहले 1 सेल का था, अब ये डिवाइड करके क्या बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मिस जहाँ तहाँ ये 8 सेल्स का फॉर्मेशन करके इनसाइड द ये वॉल के अंदर इन सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या होगा, ये जो 8 सेल्स बने ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे। कैसे अरेंज्ड होंगे, रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। तो अब जरा इनका अरेंजमेंट देखते हैं। तो आप जब इसका अरेंजमेंट देखोगे तो आप देखोगे 3 सेल्स जो हैं वो चैलेंजर एंड पे चले गए, और 3 सेल्स आ गए माइक्रोपाइलर एंड पे। 2 सेल जो है वो आपस में फ्यूज कर गया, सेल फ्यूज किया बट उसका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा, एंड इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर क्या हो गए, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड embryo sac. Embryo sac कहाँ बना, embryo sac is formed inside the ovule. कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप embryo sac में देखोगे, इस embryo sac में तो जरा यहाँ देख लो, हमने बताया 3 सेल्स जो हैं वो इस एंड पे चले गए और 3 सेल्स आ गए इस एंड पे, बीच में 2 सेल आपस में फ्यूज कर गया। सेल फ्यूज किया लेकिन उसके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए, जिस वजह से इसे n+n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस 3 सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स।
और यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं इसमें 2 जो लैटरल सेल हैं ये हैं synergids एंड मिडिल सेल इज नोन एज एग सेल या फिर एग. दिस सेल इज नोन एज सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई. तो आप क्या देखोगे, सेल यहाँ पे कितने हैं 7 बट न्यूक्लियस 8. 7 सेल कैसे 1 2 3 4 5 6 7 बट न्यूक्लियस कितने हैं 8. तो 7 से 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट. Okay, male gametophyte is pollen grain and female gametophyte is embryo sac. Embryo sac कैसा है 7 से 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स है. ठीक है. अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ओव्यूल है, अगर हम बात करते हैं तो इस ओव्यूल का क्या काम है. ये ओव्यूल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था. ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज हो जाएगा सिड में. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिड में. तो यहाँ जो आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, सिड के ओव्यूल के इंट्यूबमेंट हैं. ये जो इंट्यूबमेंट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे सिड. सिड की अगर हम बात करते हैं तो सिड का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम सिड कोट बोलते हैं. ऐसा हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है ना. तो दिस सिड कोट्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ इंट्यूबमेंट. और सिड के अंदर क्या होता है, तो सिड के अंदर होता है एम्ब्रियो. जैसे हमने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, सिड इज इक्वल्स एम्ब्रियो प्लस सिड कोट. ठीक है. एंड एम्ब्रियो इज कंपोज्ड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कॉटिलेडन्स. जैसे हम बात कर लें यहाँ, this is the structure of embryo. This embryo is composed of embryonal axis and cotyledon. अब इसी के ऊपर अगर हम सिड कोट ला दें तो this structure is now called सिड. ये क्या हो जाएगा, सिड हो जाएगा. तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम डिस्कस करेंगे, बट आप इसको ध्यान में रखना. हमने बताया यही ओव्यूल जो है ये मॉडिफाइड होके किसका फॉर्मेशन करेगा, सिड का. एंड सम पार्ट ऑफ ओव्यूल इज डेवलप इनटू सिड कोट. तो इस तरह से हमारा जो सेकंड टॉपिक था फ्री फर्टिलाइजेशन का, गैमेटोजेनेसिस में हमने मेल गैमेटोजेनेसिस कर लिया और फिर हमने फर्दर फीमेल गैमेटोजेनेसिस भी कर लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैमेट ट्रांसफर मींस पॉलिनेशन. ओके, थैंक यू.